हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्टनरशिप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बच्चों, बात ये समझनी है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है क्या। आप देखो, अगर देखा जाए तो पार्टनरशिप के आगे के चैप्टर इस चैप्टर के से काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं और ये एक तरीके से बेस माना जाता है। जैसे अगर आप देखो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एक सिंपल सा मतलब ये है, जैसे सपोज करो, देखो ओल्ड रेशियो पहले 1:1:1 था और अब उन्होंने चेंज करके 3:1 कर दिया। यानी कि पहले रेशियो कुछ और था और अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ और हो गया, यानी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल गई। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे आप इसका डेफिनेशन ले सकते हो, इट लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। देखो इसमें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप यानी कि आपका पार्टनरशिप जो है वो डिसोल्यूट हो गया है। लेकिन बच्चों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि नॉट ऑफ द फर्म। फर्म डिसोल्यूट नहीं है, फर्म तो चल रही है, लेकिन बस पार्टनरशिप डिसोल्यूट हुई है। यानी पार्टनरशिप के बीच में जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट रिफॉर्म किए जा रहे हैं, दोबारा बनाए जा रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्लियरली है कि इट लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बट नॉट ऑफ द फर्म, यानी कि फर्म डिसोल्यूट नहीं हो रही है, राइट। बिकॉज एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड्स, पुराने एग्रीमेंट जो थे वो खत्म हो गए और नया एग्रीमेंट आ गया, न्यू कम्स। सो इट टोटली मीन्स दैट कि जो पुरानी रेशियो थी वो बदल के अब नई रेशियो आ गई है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो लिखा हुआ है कि ओल्ड रेशियो ABC का 1:1:1 था। इट मीन्स दैट कि पहले वो लोग इक्वल शेयर करते थे, जो भी प्रॉफिट होता था उसको इक्वली शेयर करते थे, राइट। और अब वो 3:1 में शेयर करेंगे। अब थोड़ा सा इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे। जैसे सपोज करो को कंपनी का एक हमने एग्जांपल लिया है, कंपनी का जो प्रॉफिट है, कंपनीज प्रॉफिट इज, ये जो सपोज 30,000 रुपीज, राइट। कंपनी का 30,000 प्रॉफिट था। अगर मैं बात करूं कि देयर वर 3 पार्टनर्स, जैसा कि बता रहा है ABC, आप लिख दो A था, B एंड C। देयर वर 3 पार्टनर्स एंड सपोज करो जो ओल्ड रेशियो था, ओल्ड रेशियो जो कि 1:1:1 है तीनों पार्टनर्स का, अगर हम 1:1:1 में बांटेंगे यानी इक्वल है, तो इस 30,000 को इक्वली बांट दो, देन यू विल गेट 10,000 यहां पे आ जाएगा, 10,000 फिर यहां पे आ जाएगा और 10,000 यहां पे आ जाएगा। यानी अकॉर्डिंग टू ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट उन्हें प्रॉफिट ऐसे मिलना चाहिए, यानी ऐसे मिला हुआ है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द न्यू रेशियो, जो न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो है आपकी 3:1, 3:1। यानी कि अगर आप इस 30,000 रुपीज को इस रेशियो में बांटोगे, देन यू विल गेट, जैसे देखो 30,000 डिवाइडेड बाय इन सबका टोटल डिवाइड बाय 6, यानी आया 5,000। 5,000 से 3 में मल्टीप्लाई करो, 15,000, देन 10,000, देन 5,000, राइट। तो आपने क्या देखा बच्चों कि जो A है, पुराने प्रॉफिट रेशियो के अकॉर्डिंग A को 10,000 मिलता था, लेकिन अगर रेशियो बदल जाएगी तो अब कितना मिलेगा, 15। इट मींस दैट A इज गेनिंग, A को गेन हो रहा है बच्चों। B की अगर बात करें तो पहले भी 10 मिलते थे और आज भी 10 ही मिलेंगे, तो यहां पे कुछ भी नहीं है। ओके, इफ वी टॉक अबाउट द C, तो C को पहले 10,000 मिलते थे, लेकिन अब कितने मिलेंगे, 5,000। यानी ये 5,000 रुपीज का सैक्रिफाइस कर रहा है, राइट। तो देखो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में यही होगा कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलेगी तो कुछ पार्टनर्स को लॉस हो सकता है, कुछ को फायदा हो सकता है। अब देखो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए बच्चों हम लोग कुछ स्टेप में पढ़ते हैं, काफी इजी लगेगा। आप लोगों को हमेशा याद रखना कि अगर आप ये चैप्टर करो, चेंज इन PSR करो या एडमिशन ऑफ अ पार्टनर करो, सबके एक प्रॉपर मैं आपको स्टेप लिखवाऊंगा। अगर आपने वो स्टेप, आपको पता है कि किस स्टेप में क्वेश्चन होगा, मतलब स्टेप आपको लर्न है, देन आपको बहुत इजी क्वेश्चन लगेगा। आप खुद ही सोचोगे कि कितना आसान क्वेश्चन है,
राइट तो बस वो 2 4 5 6 जो भी स्टेप्स होंगे, सारे स्टेप आप एक बार लर्न कर लेना कि इस स्टेप के बाद ये काम करना है। वैसे तो मैं आपको समझा दूंगा, लर्न की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी बच्चे आपको पता होना चाहिए कि किस स्टेप में क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक लिखा बच्चों कि स्टेप्स क्या हैं। आप अगर इस स्टेप को लर्न कर लोगे तो आपको काफी आसान लगेगा। तो आप लोग एक बार स्टेप तो वैसे समझ लोगे, आई डोंट थिंक कि लर्न करने की जरूरत है, लेकिन अगर आपने ये स्टेप समझ लिया कि इस स्टेप में क्वेश्चन होंगे, आप लॉन्ग क्वेश्चन का अगर फॉर्मेट समझ जाओ तो शॉर्ट क्वेश्चन इजीली आप पुट कर सकते हो, राइट। तो जैसे देखो, सबसे पहले अगर फर्स्ट स्टेप की बात करूं तो सबसे पहले हमें गेन सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। गेन सेक्रीफाइस रेशियो, जैसे कि आप देख रहे हो बच्चे, यहां पे जो है हमने गेन सेक्रीफाइस रेशियो देखा था, कैसे आया था। रेशियो तो नहीं देखा था, हमने देखा था कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, कौन सा सेक्रीफाइस कर रहा है, प्रॉफिट बांट के। लेकिन यहां पे हम देखेंगे कि गेन सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकाला जाता है। इसका एक प्रॉपर फॉर्मूला है बच्चों गेन सेक्रीफाइस कैलकुलेट करने का, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ये प्रॉपर एक फॉर्मूला है जिसके जरिए आप गेन सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, गेन सेक्रीफाइस कैलकुलेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है आप लोगों का ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल की ट्रीटमेंट होगी। उसके बाद आता है बच्चों ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व्स। इसके बाद आता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, एंड देन आता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो देखो बच्चों, हमें बेसिकली ये सारे स्टेप्स पढ़ने होंगे। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप। अगर आप ये स्टेप समझ जाते हो तो आप 6 मार्क के क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, राइट। लेकिन अगर उसमें से कोई इंडिविजुअल क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आए तो इंडिविजुअल टॉपिक से आ सकता है। गेन सेक्रीफाइस, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व्स, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। आप किसी टॉपिक से एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आ सकता है जो इजीली कर लोगे। तो आपको पहले लॉन्ग क्वेश्चन पता होना चाहिए, राइट। अब बच्चों हम एक एक स्टेप के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। काफी इजी है, आपको काफी इजी लगेगा। मैं इसे स्टेप के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा और आप बस इसे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके देखो। गेन सेक्रीफाइस रेशियो फर्स्ट था हमारा स्टेप, गेन सेक्रीफाइस रेशियो। तो देखो बच्चों, गेन सेक्रीफाइस रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने बताया था, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, राइट। ये फॉर्मूला था उसका। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपको काफी अच्छे समझ में आएगा। जैसे सपोज करो ए और बी दो पार्टनर थे एंड देयर रेशियो वर ओल्ड रेशियो वर 1:1। अब इन्होंने सेम पार्टनर्स ने डिसाइड करा कि इनका रेशियो 3:2 होगा। सो ये इनका ओल्ड था और ये इनका न्यू है, राइट। तो देखो अब हमें करना क्या है, हमें कैलकुलेट करना है गेन सेक्रीफाइस रेशियो, राइट। तो ए का सबसे पहले कैलकुलेट करो, ओल्ड माइनस न्यू। तो ए का ओल्ड शेयर कितना था बच्चों, 1/2, 1/2, और न्यू कितना है 3/5, 3/5। आई रिपीट, 1 और दोनों का सम टोटल नीचे, इन द सेम वे 3 और दोनों का सम टोटल नीचे। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं बच्चों। एलसीएम आएगा इसका 10 आएगा, 5 - 6, यानी कि इसका आया बच्चों -1/10। इन द सेम वे हम बी का करते, ओल्ड माइनस न्यू। बी का ओल्ड शेयर 1/2 था और न्यू कितना है 2/5। सेम बचे, इसका भी आप एलसीएम लो, 10 आ रहा है, 2 5 10,
5 -4, यानी ये पॉजिटिव में आ रहा है 1/10। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना कि जब कभी हम सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला पुट करते हैं तो जो आंसर पॉजिटिव होता है उसे हम सैक्रिफाइस बोलते हैं, सैक्रिफाइस, और जो नेगेटिव होता है उसे हम गेन बोलते हैं, राइट। तो यहां पे हम एक हिंट में लिख सकते हैं गेन सैक्रिफाइस रेशियो के, यू कैन राइट हियर, एक हिंट लिख सकते हो कि अगर प्लस में है तो सैक्रिफाइस और माइनस में है तो गेन। सो दिस इज ऑल अबाउट गेन सैक्रिफाइस रेशियो। देखो, जब कभी भी किसी भी कंपनी का अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलता है, जैसे यहां पे बताया गया, पहले इक्वल था फिर ये रेशियो हुआ, तो आपने देखा एक पार्टनर को गेन था, एक को सैक्रिफाइस था। इन द सेम वे यहां भी यही बात है कि अगर रेशियो बदलता है तो देखो यहां पे पहले ये रेशियो था, अब ये हुआ, तो इसको जब हमने कैलकुलेट करा तो हमने क्या देखा कि एक पार्टनर गेन कर रहा है, एक सैक्रिफाइस कर रहा है, राइट। अब हम मूव करते हैं बच्चों सेकेंड स्टेप, स्टेप 2, विच वर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। राइट, तो देखो जब कभी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलता है, राइट, तो जैसा कि हम फिर से यहां पे एग्जांपल लेते हैं, किसी पार्टनर को गेन होता है, किसी को लॉस होता है, तो बिजनेस की जो जैसे शेयर बदल रहा है तो बिजनेस की जो शेयरिंग कैपेसिटी है प्रॉफिट की वो बदलती है। तो यहाँ पे मेनली आप लोगों को गुडविल का ट्रीटमेंट समझना पड़ेगा कि गुडविल में भी कोई पार्टनर गेन करेगा, कोई सैक्रिफाइस करेगा। क्यों? क्योंकि ओनरशिप अगर रेशियो बदल रहा है, अगर ये जैसे सैक्रिफाइस कर रहा है तो इसकी कुछ ओनरशिप किसके पास जा रही है? ए के पास जा रही है, राइट। आई रिपीट अगेन, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलता है तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, जैसे सी की कुछ ओनरशिप ए के पास आ रही है, तो बच्चे उस ओनरशिप से ही रिलेट करता है गुडविल। एक कंपनी कोई प्रॉफिट अर्न करती है तो गुडविल के बदौलत ही अर्न करती है, तो हमें समझना होगा कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होगा। तो देखो, एक जर्नल एंट्री होती है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की जो काफी इजी है बच्चों। गेनिंग पार्टनर डेबिट, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, राइट। तो आप देखो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होता है गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। देखो बच्चों, इसको बताने से पहले मैं एक छोटी सी बात बताता हूं बच्चे। थोड़ा सा एग्जांपल है कैपिटल अकाउंट का। देखो, जैसे सपोज करो कि मैंने एक कैपिटल अकाउंट बनाया किसी पार्टनर का, particulars amount, this is debit and credit. Okay, remember one thing always कि डेबिट साइड जो होता है कैपिटल अकाउंट का माइनस होता है और क्रेडिट साइड प्लस होता है, राइट। तो देखो, गेनिंग पार्टनर को हमने डेबिट करा है। देखो मैं बताता हूं क्यों। अगर ए जो है, ए को प्रॉफिट, देखो ए का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा था और सी का रिड्यूस हो रहा था, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, एक बार आप समझो कि ए का प्रॉफिट प्लस हो रहा है और इसका माइनस हो रहा है। तो इसके कंसिडरेशन में जो ए है इसे कुछ अमाउंट पे करेगा। क्यों? क्योंकि सी की कुछ ओनरशिप किसके पास जा रही है? ए के पास जा रही है, ड्यू टू चेंज इन पीएसआर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इन द सेम वे जो गेनिंग पार्टनर है वो डेबिट होगा। देखो ये गेनिंग था तो इसे अब कुछ एक्स्ट्रा ओनरशिप पाने के लिए इसे कुछ पे करना पड़ेगा, तो इसी वजह से गेनिंग पार्टनर डेबिट हो रहा है। देखो डेबिट होता है, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अपना कुछ शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है, तो देखो इसलिए वो क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि उसे कुछ मिलेगा, कुछ कंसिडरेशन पे करना पड़ेगा। कौन पे करेगा? ए। तो ये बात हमें समझना था कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होता है। अगर हम इसका एग्जांपल लें तो ए डेबिट हो जाएगा और सी क्रेडिट हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल।
अब हम मूव करते हैं बच्चे नेक्स्ट स्टेप पे, स्टेप 3। स्टेप 3, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस। सो देखो, इस टॉपिक को समझने से पहले थोड़ा सा इनके बारे में हमें डिटेल समझना पड़ेगा, फिर आपको ये थोड़े अच्छे से समझ में आएंगे। ये बात आप हमेशा याद रखना, कुछ भी समझना है तो पहले उसकी थोड़ी सी डिटेल समझो। जैसे मैंने कहा कि रिजर्व्स या प्रॉफिट, राइट, होते क्या है। जैसे मान लो रिजर्व्स क्या होते हैं। अब रिजर्व्स भी काफी टाइप के होते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला बच्चों, जैसे सपोज करो हमने एक एग्जांपल लिया कि कंपनीज प्रॉफिट, कंपनी का कुछ प्रॉफिट है, कंपनीज प्रॉफिट, कंपनी का कुछ प्रॉफिट है। तो कंपनी ने क्या किया, जैसे सपोज करो बच्चों, मैंने यहां पे लिखा है जैसे कंपनी का प्रॉफिट है, तो कंपनी ने इसको बनाया जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, इसको बनाया वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, इसको बनाया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड। सो देखो, कंपनी की ये प्रॉफिट है, कंपनी इसी प्रॉफिट का कुछ पार्ट यहां पे पुट कर देती है, कुछ पार्ट यहां पे, कुछ पार्ट यहां पे। देखो, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के बाद एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, सब में ये सारी चीजों का यूज होगा, इसलिए आपको समझना बहुत जरूरी है। कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है, कंपनी उस प्रॉफिट से कुछ रिजर्व्स क्रिएट करती है, कुछ प्रॉफिट, कुछ फंड्स क्रिएट करती है। जैसे देखो, कंपनी का ये प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट का कुछ पार्ट कंपनी ने जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करा है, यानी कोई भी जर्नल पर्पज फ्यूचर में जरूरत पड़े यूज कर लो। कुछ प्रॉफिट इसका वर्कमैन कंपनसेशन फंड में ट्रांसफर हुआ है। नाउ व्हाट आर द यूज ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड? तो देखो, वर्कमैन कंपनसेशन फंड का एक सिंपल सा यूज ये है कि अगर किसी वर्कर का एट द टाइम ऑफ वर्क कोई एक्सीडेंट हो जाए कंपनी में, तो इस पैसे से उसका क्लेम दिया जा सके। राइट, आई रिपीट अगेन, अगर किसी भी वर्कर का ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वर्क कोई एक्सीडेंट होता है कंपनी में, तो कंपनी इस फंड से उसका कंपनसेशन कर देती है। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड। देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड क्यों बनाया जाता है? कंपनी की जो भी इन्वेस्टमेंट होती है उसके रेट में कुछ भी जो भी फ्लक्चुएशंस होते हैं उसको ये कंट्रोल करता है। तो देखो, इन तीनों का एक अपना अलग अलग पर्पज है। कंपनी ने अपनी प्रॉफिट को ही 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और भी फंड्स बना सकते हैं, जरूरी नहीं है 3 ही बने। मैं इन तीनों की बात कर रहा हूं क्योंकि आपके सिलेबस में मैक्सिमम टाइम ये आते हैं। तो देखो, कंपनी ने क्या किया कि अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट जर्नल रिजर्व में डाला, जिससे कि जर्नल पर्पज के लिए कंपनी यूज कर सके। कुछ पार्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड में डाला, जिससे वर्कर के साथ कोई एक्सीडेंट वगैरह हो तो इससे उस वर्कर को कॉम्पनसेट कर सके कंपनी के ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है। इसके बाद आता है बच्चे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड। कंपनी के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर फ्लक्चुएट हो रही है, घट रही है, तो उसको ये कंट्रोल करता है। तो इन सबका अलग अलग पर्पज है, ये सारे फंड अपने अपने पर्पज के लिए बनाए गए हैं। जैसे देखो, आज के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, जनरली कार का अलग से इंश्योरेंस होता है, हमारे हेल्थ का अलग से इंश्योरेंस होता है, तो हमने अलग अलग इंश्योरेंस का। अगर हमारे पास बाइक है तो बाइक का भी अलग इंश्योरेंस करा रखा है हमने। तो इन द सेम वे कंपनी भी अपनी अलग अलग चीजों का एक फंड क्रिएट कर लेती है। अब देखो, एक
इंटरेस्टिंग बात जो आप लोगों को समझनी है कि ये जो तीनों फंड्स क्रिएट हुए हैं, जैसे इफ वी टॉक अबाउट जर्नलिज्म, इफ वी टॉक अबाउट वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इफ वी टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड, राइट, तो ये तीनों फंड्स प्रॉफिट से ही क्रिएट हुए हैं। तो किसकी प्रॉफिट से गए हैं भाई? तो सिंपल सी बात है, फिर से हम यहां पे आते हैं, जैसे ये हमारे पार्टनर्स हैं ए बी सी, तो जो पुराने पार्टनर हैं उनके ही प्रॉफिट से तो कट के गया है ये। जैसे मैंने कहा, जैसे देखो ए बी सी तीन पार्टनर है, रेशियो 1 1 1 है, ये ओल्ड है, और इन्हीं तीनों पार्टनर का अगर रेशियो मैं कर देता हूं 3 to 1, तो मैंने कहा कि ये तीनों पैसा जो क्रिएट हुआ है वो ये जो ओल्ड पार्टनर हैं, ओल्ड रेशियो है, इनके जेब से गया है, ओल्ड पार्टनर के जेब से गया है। ये जो भी फंड्स बने हैं वो ये ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो वाले पार्टनर के जेब से गया है। तो अगर रेशियो बदलेगा, जैसे कि बात ये होती है ये ओल्ड है और ये वाला न्यू है, राइट, तो देखो जब रेशियो बदलेगा तो ये ओल्ड पार्टनर है, वो क्या कहेंगे कि भाई हम अपने जो भी फंड क्रिएट करे थे हम ये अपना फंड लेके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, जब रेशियो बदल जाएगा तो इनमें हक भी बदल जाएगा। जैसे ए को ज्यादा मिल रहा है, सी को कम मिल रहा है, जैसा आप देख रहे हो न्यू रेशियो में, लेकिन पहले तो तीनों का बराबर था और तीनों ने अपने जेब से बराबर पैसे निकाल के इस फंड में डाले थे। तो इसीलिए जब कभी भी रेशियो बदलता है बच्चों, तो ओल्ड पार्टनर चाहते हैं कि अपना जो भी फंड क्रिएट किया था वो फंड वो लेके चले जाए। गेटिंग? तो देखो जब कभी भी रेशियो बदलेगा तो हमेशा ओल्ड पार्टनर यही चाहेंगे कि अपने फंड्स को, अपने प्रॉफिट को वो लेके चले जाएं। अगर नहीं लेके जाते हैं तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी वो मैं बताऊं। तो देखो बच्चों, तो स्टूडेंट्स, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस की जो ट्रीटमेंट है क्या होगी, अब मैं बताता हूं। इसकी ट्रीटमेंट बच्चों दो तरीके से होती है, ये बात आप लोगों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात यह है कि ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस का जो ट्रीटमेंट है दो तरीके से होगा। पहला है इफ डिस्ट्रीब्यूटेड, इफ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अगर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे और नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। तो अभी हम समझते हैं कि इफ डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या ट्रीटमेंट होगा। तो देखो उनकी दो तरीके से ट्रीटमेंट होगी जो इससे पहले हमने पढ़ा है। जैसे देखो वर्कमैन कंपनसेशन फंड था, उसमें वर्कमैन कंपनसेशन फंड, फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड था, जनरल रिजर्व था, देन इसके बाद बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस था, प्रॉफिट एंड लॉस था, डेबिट अगर प्रॉफिट था। और मान लो एक और कंटेंट आएगा, मैं इसके आगे पढ़ाऊंगा, रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है टू ओल्ड पार्टनर। तो आप देखो बच्चों कि अगर वो सारे फंड्स हैं उनकी ट्रीटमेंट ये होगी कि वो सारे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो मैंने ये बताया कि जब कभी ये वाली एंट्री पास करते हैं और पार्टनर यहां पे क्रेडिट होता है तो इसका मतलब उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो गए हैं। जैसे इससे पहले मैंने बताया था कैपिटल अकाउंट बनाने का फॉर्मेट, तो यहां पे नरेशन में आप लिख सकते हो कि फंड्स ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर, हमने ओल्ड पार्टनर को ट्रांसफर कर दिया। तो देखो दीज आर द फंड्स, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, ये सारे फंड्स हमने ट्रांसफर कर दिए। अब बात था कि बच्चों अगर लॉस होता तो क्या करते, तो ओल्ड पार्टनर डेबिट हो जाते। देखो ओल्ड पार्टनर डेबिट,
टू, जैसे ये प्रॉफिट था, अगर लॉस होगा तो इधर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, यानी ये लॉस है, तो ये आपका क्रेडिट हो गया, राइट। एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होता है बच्चों, ओके, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस में बताता हूं। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होता है जब कंपनी कभी ह्यूज अमाउंट एडवर्टीजमेंट में खर्च करती है, तो वो एक पर्टिकुलर ईयर का एक्सपेंडिचर ना समझ के 4-5 साल या 2-3 साल आने वाले टाइम का एक्सपेंस माना जाता है, तो उसे प्रोपोर्शनेटली राइट ऑफ करते हैं। तो यही बता रहा है कि दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस तो लॉस है ही, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी लॉस है, और जैसे हमने यहां पे एक देखा था रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, तो यहां पे रीवैल्यूएशन लॉस आएगा, रीवैल्यूएशन लॉस। अच्छा, मैं रीवैल्यूएशन के बारे में अभी इसके बाद में बताऊंगा, अभी बस मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूं कि इफ डिस्ट्रीब्यूटेड की क्या ट्रीटमेंट है और इफ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड की क्या ट्रीटमेंट है। तो अगर ये सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी तो ओल्ड पार्टनर में बट जाएंगी, और क्योंकि दीज आर द फंड्स, प्रॉफिट के पार्ट है, लेकिन ये वाला लॉस है, दीज आर द लॉस, तो यहां पे पार्टनर डेबिट हो जाएगा बच्चों। और जब पार्टनर डेबिट होता है तो उसके अकाउंट से पैसे सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं। जैसे आप देखिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस है, तो अकाउंट से सब्ट्रैक्ट करना है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ऑल्सो अ काइंड ऑफ लॉस, उसके कैपिटल अकाउंट से सब्ट्रैक्ट करना है, और रिवैल्यूएशन लॉस तो लॉस है ही, वो भी उसके अकाउंट से सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये बातें थी कि अगर ये सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती तो ये एंट्री होती। आई रिपीट अगेन, अगर वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड, जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाएंगे उनके रेशियो में। और अगर ये लॉसेज हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लॉस है, रीवैल्यूएशन लॉस है, तो ये सारे पार्टनर कैपिटल के डेबिट में ट्रांसफर हो जाएंगे, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट से सब्ट्रैक्ट होता है और क्रेडिट करने से प्लस होता है, राइट। लेकिन अगर मान लो कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो रहे ये कंटेंट, तो क्या करेंगे, तो उसकी ट्रीटमेंट यहां पे होगी। ये सबसे इजी है। इसके लिए आपको करना क्या है, गुडविल वाली एंट्री पास कर देनी, जैसे कि गेनिंग पार्टनर डेबिट, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, यानी कि आप गुडविल वाली एंट्री ही यहां पे पास कर दोगे, यानी कि जो पार्टनर गेन करेंगे उन्हें डेबिट कर दोगे और जो सैक्रिफाइस करेंगे उन्हें क्रेडिट कर दोगे। तो गुडविल वाली जो एंट्री है वो आती है इन सब के लिए अगर कंपनी को अगर क्वेश्चन में दिया रहता है कि इफ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तो फिर हम ये एंट्री करते हैं, राइट। तो आई रिपीट अगेन, ये सारे फंड्स या तो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो ये एंट्रीज होती हैं, और अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते तो गुडविल वाली ही एंट्री हो जाती है इनके लिए। अब इसके बारे में एक मैं आप लोगों को नोट बताऊंगा कैसे ट्रीट होता है। देखो, जैसे ये आपके ऊपर वाले ये जैसे सारे ये सब आपके फंड्स हैं, ये सारे आपके लॉसेस हैं, तो इसको हम ट्रीट कैसे करेंगे। देखो, ये जर्नल एंट्री करने के लिए वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया है, आईएफएफ भी दे रखा है, अगर मतलब सारे दिए हैं तो क्या ट्रीटमेंट होगा, तो डब्ल्यूसीएफ में आईएफएफ जोड़ दोगे, यानी वर्कमैन कंपनसेशन फंड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड जुड़ जाएगा, जर्नल रिजर्व भी जुड़ जाएगा बच्चों, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस भी जुड़ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस यानी जो प्रॉफिट है जुड़ जाएगा, प्लस रीवैल्यूएशन प्रॉफिट भी जुड़ जाएगा, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, राइट। तो ये जो प्रॉफिट वाले पार्ट थे वो सारे एक साथ जुड़ जाएंगे और ये वाली चीजें सबट्रैक्ट कर दी जाएंगी। जैसे माइनस करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लॉस वाला पार्ट माइनस कर देंगे,
एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी माइनस कर देंगे, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस माइनस कर दोगे आप, और रीवैल्यूएशन लॉस भी आप माइनस कर दोगे। तो याद रखो बच्चों, आई रिपीट अगेन, इसके बाद जो भी अमाउंट आएगा, आई रिपीट, इसके बाद जो भी अमाउंट आएगा उसी को हम लोग गेन या सैक्रिफाइस रेशियो में कैलकुलेट करेंगे कि कौन सा पार्टनर इस टोटल में से कितना गेन कर रहा है, कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, फिर एंट्री कर देंगे। सो आई रिपीट अगेन, आप देख लेना इन सारे फंड्स और लॉस का जो है, अगर वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो सीधा पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे हैं तो उनकी ये वाली एंट्री पास होगी जिसमें गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हम करेंगे। और अगर इनमें से अमाउंट कुछ ज्यादा दे रखे हैं, 3-4 अमाउंट ऊपर से हैं, इधर से भी हैं, तो हम जो प्लस वाले हैं एक साथ जोड़ देंगे और माइनस वाले एक साथ माइनस कर देंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। आई रिपीट अगेन, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने देखा है काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज भी रहते हैं। तो मेन जो इसका जो कीवर्ड है बच्चों, वो कीवर्ड ये है कि आपको देखना है कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। अगर वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी पार्टनर कहते हैं कि भाई रेशियो बदल रही है, अब रेशियो ये हो जाएगी, तो हम एक काम करते हैं, हमने इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा था, हम अपने लेके घर जाते हैं। तो जब भाई घर लेके जाओगे तो पार्टनर में बांट लो। अगर पार्टनर कहते हैं कि नहीं भाई हम घर नहीं ले जाएंगे, बिजनेस में ये हमारा फंड का पैसा आगे भी रहेगा, यानी नेक्स्ट ईयर भी ट्रांसफर होगा, नेक्स्ट बैलेंस शीट में भी ट्रांसफर होगा, तो वैसी सिचुएशन में आप लोगों को ये एंट्री पास करनी पड़ेगी। यानी पार्टनर आपस में नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये सारे फंड्स नेक्स्ट ईयर भी रहेंगे, तो एज इट इज जितने हैं उतने ही रहेंगे। तो इसका जो इंपैक्ट होगा रेशियो बदलने की वजह से, वो हम इस जर्नल एंट्री में क्लियर कर देंगे। ओके, तो बच्चों इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, रीवैल्यूएशन। ओके बच्चों, तो अब हम पढ़ते हैं स्टेप 4। स्टेप 4 जो था रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी कि लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली इस साल में हमारे एसेट लायबिलिटीज में कितने चेंजेज हुए हैं। हो सकता है हमारी एसेट्स की वैल्यू कम हो गई हो, हमारी लायबिलिटी बढ़ गई हो। कोई मशीन हमारी पिछले 1 साल से चल रही है तो उसमें डेप्रिसिएशन लग के उसकी वैल्यू कम हो गई हो, हमारे स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस हो गई हो, और हो सकता है कि हमारी लायबिलिटीज को इंक्रीज हुई हो या डिक्रीज हुई हो, तो उसी के इंपैक्ट को हमें टेक करना है। तो जैसे हम बनाते हैं बच्चों रीवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा, याद रखना रीवैल्यूएशन के डेबिट में लॉस आता है और क्रेडिट में गेन आता है, राइट। आई रिपीट, रीवैल्यूएशन के डेबिट में लॉस आता है, क्रेडिट में गेन आता है। जैसे मैंने कहा टू डिक्रीज इन एसेट्स, अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो क्या हो रहा है बच्चों, लॉस हो रहा है। अगर किसी एसेट की वैल्यू, हमारे मशीन की वैल्यू या हमारे कार की वैल्यू अगर रिड्यूस हो रही है तो क्या होगा, उसकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है, लॉस हो रहा है। टू इंक्रीज इन लायबिलिटी, हमारी कोई लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जा रही है, हमारे लायबिलिटीज इंक्रीज हो रहे हैं, हमारे कर्जे बढ़ रहे हैं, तो भी लॉस हो रहा है। अनरिकॉर्डेड
लायबिलिटी, कोई ऐसी लायबिलिटी फाइंड हुई जो हमें पता ही नहीं था, तो वो भी लॉस है। सो आई रिपीट बच्चों, ये सारी ही लायबिलिटीज हैं, जैसे मतलब एक तरीके से हमारे लिए लॉस है। जैसे डिक्रीज इन एसेट्स, अगर हमारे एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो लॉस है। अगर हमारे लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रही है तो भी लॉस है। हमारी कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अराइज हो रही है जो हमें पता नहीं था और अचानक से वो लायबिलिटी अराइज हो गई कि अब हमें देना पड़ेगा, तो ये भी लॉस है। तो दीज आर काइंड ऑफ लॉस और ये डेबिट में आएंगे। ओके, अगर कोई फायदा है, कोई गेन है, तो वो क्रेडिट में आएगा। जैसे देखो, बाय इंक्रीज इन एसेट्स, तो हमारे एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, फायदा हो गया। लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, बाय डिक्रीज इन लायबिलिटीज, हमारी लायबिलिटीज में कमी आया, रिड्यूस हुआ। हो सकता है हमारा कोई ऐसा क्रेडिटर था जो ऊपर चल दिया मजाक कर रहा था। तो देखो, डिक्रीज इन लायबिलिटी, हमारी कोई लायबिलिटी डिक्रीज हुई तो उससे हमें फायदा हुआ, क्रेडिट में आएगा। बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स, यानी अचानक से हमें कोई खजाना मिल गया। आई मीन टू से दैट अचानक से कोई ऐसी लायबिलिटी मिली, सॉरी लायबिलिटी नहीं, ऐसी कोई एसेट फाइंड हुई जो हमारे बुक में रिकॉर्ड नहीं थी बट कंपनी में प्रेजेंट थी, तो वो हमारे लिए अनरिकॉर्डेड एसेट है, तो वो भी कंपनी के लिए गेन है। तो आप देखो, अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हमारे लिए गेन है, लायबिलिटी डिक्रीज होता है तो भी हमारे लिए फायदा है, और कोई अनरिकॉर्डेड एसेट फाइंड होती है तो भी हमारे लिए फायदा है। कभी कभी आप लोग के घर में भी कोई ऐसी चीज मिल जाती है जो आप लोग को पता नहीं होता, तो बहुत खुश होते हैं, वैल्यूएबल चीज अगर होती। सो इन द सेम वे यहाँ पे भी देखो कुछ हम रिलेशन ले सकते हैं कि रीवैल्यूएशन के डेबिट में लॉस है, क्रेडिट में फायदे हैं। अब इन दोनों को आप जोड़ोगे बच्चे, प्लस करोगे। आप याद रखना, जब भी अकाउंट हम टोटल करते हैं तो नीचे दो लाइनें खींचते हैं बच्चों। इफ यू आर गेटिंग डिफरेंस इन द डेबिट साइड तो वो प्रॉफिट होगा, बैलेंसिंग फिगर, एंड इफ यू आर गेटिंग डिफरेंस इन द क्रेडिट साइड तो वो लॉस होगा, बैलेंसिंग फिगर। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। इन द सेम वे, या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। अगर डेबिट में डिफरेंस आ रहा है तो प्रॉफिट है, और क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है तो लॉस। ये बात याद रखना। दिस इज ऑल अबाउट रीवैल्यूएशन अकाउंट। बाकी इसमें हम जब आगे प्रैक्टिकल्स करेंगे तो कुछ नई नई प्रॉब्लम्स अराइज होंगी। ओके बच्चे, इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट स्टेप है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, स्टेप 5। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके बच्चों, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। आई रिपीट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप लोगों को ये समझना ही होगा और बहुत इजी है। एक बात याद रखना, ये हर एक पार्टनर का इंडिविजुअल अकाउंट है। जैसे ए का अकाउंट, ए का ये डेबिट साइड और ए का ही क्रेडिट साइड, बी का डेबिट साइड, बी का क्रेडिट साइड, सी का डेबिट साइड, सी का क्रेडिट साइड। अब इसमें यह समझना है कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट से माइनस होता है और क्रेडिट से प्लस होता है, राइट? तो जो भी
हमने पढ़ा है इसके पहले के स्टेप्स में कि जैसे सबसे पहले था हमारा गेन सेक्रीफाइस रेशियो, उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल था। तो गुडविल, जो भी गुडविल की हम एंट्री पास करते थे उसकी पोस्टिंग यहाँ पे करेंगे। उसके बाद था हमारा फंड्स एंड प्रॉफिट्स वगैरह थे, तो वो सारे भी यही ट्रांसफर होंगे। या तो वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो डायरेक्टली पार्टनर्स में ट्रांसफर हो जाएंगे, या उनकी इफेक्ट मतलब उनकी आप जर्नल एंट्री पास करते हो एडजस्टमेंट एंट्री, तो यहां पे उस एंट्री के अकॉर्डिंग आ जाएंगे। या रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसको भी हम यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसके बाद बच्चे हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, तो आपको ये टॉपिक काफी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोगों को इस चैप्टर के नोट्स जो हैं वो काफी अच्छे से समझ में आए होंगे। बाकी प्रॉब्लम्स हमारी जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम है वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में क्लियर होंगी, राइट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर बच्चों आपको टॉपिक समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।